नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और अब वक्त है कसम संविधान की में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और आज का सवाल है कि 24 की चुनावी जंग में जब एक तरफ से मोदी मोदी के नारे लगेंगे तो क्या दूसरी तरफ से खरगे खरगे की आवाज आएगी। प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बने इंडिया अलायंस की चौथी बैठक भी आज निपट गई। बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। मोटे तौर पर जो पॉइंटर्स निकल कर आए हैं उसमें पहला यह है कि चुनाव में मोदी से सीधे नहीं उलझना है, मतलब डायरेक्ट फाइट नहीं करनी है, अपने मुद्दों पर टिके रहना है, किसी ट्रैप में आकर पर्सनल अटैक में नहीं पड़ना है वरना मोदी को माइलेज मिल सकता है। दूसरा यह कि सीटों की डील जल्दी से जल्दी लॉक करनी है ताकि जल्दी से कैंडिडेट डिक्लेयर हो और वो प्रचार में लग जाएं। जल्दी से साझा रैलियों का शेड्यूल भी बन सके। खबर है कि ममता बनर्जी ने एक डेडलाइन भी तय कर दी है कि 31 दिसंबर तक सीटें फाइनल कर ली जाएं। कई ने हां में हां मिलाई है। अब यह भी तय हुआ है कि अलायंस की 8 से 10 बैठकें भी होंगी जिसमें आगे की रूपरेखा तय होती जाएगी। इंडिया अलायंस में यह आम राय रही है कि पीएम कैंडिडेट बाद में तय होगा, अभी तो सिर्फ एक कन्वीनर की जरूरत है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने जब आज कन्वीनर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाला तो उनके प्रस्ताव की देर भर थी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे को पीएम कैंडिडेट मटेरियल भी बता दिया। लेकिन खड़गे ने कहा है कि अभी पीएम चेहरे की जरूरत नहीं है, चुनाव जीतने की चिंता करें। तो खड़गे के नाम के प्रस्ताव पर लालू और नीतीश के नाराज होने की भी खबरें हैं। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए थे। एक सवाल यह भी आ रहा है कि ममता और केजरीवाल की ओर से अचानक खड़गे का नाम सामने क्यों आया। कहीं राहुल गांधी का 24 का रास्ता ब्लॉक करने के लिए तो यह नहीं है। दिलचस्प यह भी है कि बैठक से बाहर निकले एक नेता यह पुष्टि कर रहे हैं कि खड़गे पर ऐसा प्रस्ताव आया था, जबकि एक और नेता है जो यह कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। यानी गुणा भाग अभी भी कम नहीं है। तो सारे गुणा भाग पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मोदी मोदी के सामने खड़गे खड़गे होता है तो उसमें कितना दम होगा। ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया। दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। Main thing is that seat sharing discussion has to be started without any delay. That procedure will start immediately. कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात नहीं अभी। खड़गे शुड बी फॉर द पीएम और द कन्वीनर फेस। पीएम बोला, पीएम फेस। गाड़ी आ रही है सर। हां सर, हम तो ममता जी ने ओनली बॉडी को चेहरा यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। ऐसे लोगों को डिलीट करके और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विजन को रिपीट करने का काम किया गया। बीजेपी इज मेकिंग पॉलिटिक्स, डूइंग पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ राम। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एजेंडा में इस पर कोई बात नहीं थी। एजेंडा से अगर पूछिएगा कि अगर खड़गे साहब देश के प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात होगी पूरे हिंदुस्तान के लिए। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। चर्चा के लिए पहले उनका परिचय करा दें। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शहजाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार भाटी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भाटी साहब आपका भी बहुत स्वागत। सुजाता पॉल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। सुजाता जी आपका भी स्वागत। और ए.के. वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। बहुत बहुत स्वागत वाजपेयी साहब आपका। सबसे पहले राजकुमार भाटी साहब,
चिंतन कई विषयों को लेकर हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई एक चेहरा और चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका प्रस्ताव ममता बनर्जी ने खुद रखा? नहीं, इंडिया गठबंधन के सभी दल और सभी नेता इस बात पर शुरू के दिन से एकमत हैं कि हम प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद चुनेंगे। हमारे तमाम 28 पार्टियों के 28 चेहरे हैं, उनके साथ और भी नेता हैं। हमारा एक सामूहिक नेतृत्व है और इस पचड़े में हम अभी पड़ेंगे नहीं। ये इंडिया गठबंधन की स्पष्ट लाइन है। अब जो मीडिया के कयास होते हैं वो बातें अलग होती हैं, सूत्रों से बताया, वो मीडिया को अधिकार है, इसी तरह खबरें चलती हैं और ये मीडिया के काम में ही आता है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम केवल उस चीज़ पर चर्चा करेंगे, उस बात पर चर्चा करेंगे जो आधिकारिक तौर पर गठबंधन की ओर से कही जाएगी या ऐलान किया जाएगा। पहले कहा जा रहा था गठबंधन बनेगा ही नहीं, बन गया, 28 पार्टियां जुड़ गई, फिर उसका नाम भी तय हो गया। अब बहुत जल्दी संयोजक भी तय हो जाएगा, साझा घोषणा पत्र भी तय हो जाएगा और आगे की रणनीति टिकटों का व सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। उसके लिए एक फार्मूला तैयार हो गया है और हम साझा घोषणा तैयार हुआ है। एनडीए के आधिकारिक ही बता दीजिए, एक कैंडिडेट के सामने एक प्रत्याशी उतारेंगे। आधिकारिक यही बता दीजिए, सीट शेयरिंग पे क्या फॉर्मूला तय हो गया है? नहीं, वो फॉर्मूला हम चैनल पर क्यों डिस्कस करें? हमारे नेताओं ने तय कर लिया, सीट शेयरिंग हो जाएगी, कोई विवाद नहीं होगा। जल्दी जैसे ही तय हो जाएगा आपको सूची भेज दी जाएगी कि फला स्टेट में फला पार्टी इतनी सीट लड़ेगी, वो इतनी सीट लड़ेगी, इस सीट पर इस पार्टी का प्रत्याशी होगा, इस पर ये होगा। जैसे जैसे तय होता रहेगा वैसे वैसे खबर बाहर आती रहेगी। ठीक है, अब मैं सुजाता पॉल जी के पास चलता हूं। सुजाता जी खुद कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कि पंजाब और दिल्ली की समस्या जल्दी सुलझा ली जाएगी, तो लग रहा है कि अभी वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। जब हम एक अलायंस बनाते हैं वो इस तरीके का अलायंस जो पूरे देश से इतने दिग्गज नेता एक साथ आते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अगर उनको समस्या आप समझेंगे तो वो कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये समस्या मैं तो वाक्य दोहरा रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है उनके सामने। सुजाता जी, मैं तो केवल वाक्य दोहरा रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, मैं जनरल एक बात कह रही हूं। उन्हीं को कोट करते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरी तरफ से कोई शब्द नहीं। तो मैं जी बिल्कुल, मैं अपने तरीके से जवाब देती हूँ, इसलिए मुझे जवाब दे देने दीजिए। तो जो बातें कही जा रही है ना, इनको कहते हैं बाल की खाल उखाड़ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त आवश्यकता है कि अपने यहाँ ध्यान दे, मगर पत्रकारों के जो कयास होते हैं, सवाल होते हैं, सूत्रों से जो खबरें होती हैं, उनके जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और हमारे तमाम नेता आपको बता चुके हैं कि जो सूत्रों से आई खबरें हैं वो आपके पास कैसे पहुंची तो पता नहीं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। और अभी आपकी जो रिपोर्टर थी उन्होंने भी बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को बता दिया। अब एक नाम को आगे करना चुनौती है ये कहा जा रहा है, अगर तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि एक नाम के अलावा दूसरे नाम को आगे करना बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां पे तो केवल एक नाम है। हमारे यहां तो इतने सारे नाम है, मगर हमारे लिए सर्वोपरि है भारत और सर्वोपरि है भारत का लोकतंत्र। उसे बचाने के लिए आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो भारत के चेहरे पर, युवाओं के चेहरे पर, बेरोजगार के चेहरे पर, महिलाओं के चेहरे पर, उन बहनों के जो अपने बेटों को देखती है, बेटियों को देखती है। वो समस्या नहीं बताई जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे खुद समस्या कह रहे हैं। मैं तो बस जानना चाह रहा था कि इन दो स्टेट्स में क्या समस्या है। नहीं, समस्या है ही नहीं, चैलेंज नहीं, वही तो कह रही हूं। अगर आपको समस्या लग रही है तो वो सुलझ के आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही पता चलेगा कि कहां से कौन सीट पे लड़ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारे यहाँ जो लड़ाई होती है ना चुनावों की, वो लड़ाई वैसी नहीं होती जैसे भाजपा की खून पीने की जो नौबत आ जाती है उनके यहाँ, वैसी वाली नहीं होती। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला के पास चलता हूँ। शहजाद पूनावाला अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। खड़गे साहब कह रहे थे चूंकि वो समस्या जल्दी सुलझा लेंगे, इसलिए ये सवाल था। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नई बात कह दी, हमारी खबर तो दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, केवल कन्वीनर के लिए नहीं, खड़गे साहब तो पीएम के लिए भी बहुत उपयुक्त हैं और एक दलित प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर हम ऐसे कैंपेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारे हित में जाएगा। ये अंदर की बात है। आपको लगता है कि खड़गे साहब ठीक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने?
देखिए राम जी, मैंने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी, तो उम्मीद है कि मेरी भी बातों को सुना जाएगा, इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ना हमें कोई चिंता है, और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किस प्रकार से एक होना चाहते हैं, ना हो। हम तो क्लियर है कि हमारे पास मिशन है, विजन है, 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है, 11 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुँचाना है, शौचालय बनाने हैं, हम लोगों को पर कैपिटा आय दुगनी करनी है। ये हमारा मिशन विजन है। दूसरे लोग अपने कमीशन, करप्शन, डिवीजन, एम्बिशन, डिसरप्शन के साथ आए, वो उनका विवेक है, विशेष अधिकार है। परंतु दो मेरे मन में मुहावरे आ रहे हैं। एक तो ये है कि आज सोचे नीतीश बाबू की क्या स्थिति रही होगी, खाली हाथ लौट रहे पटना, तो वो कह रहे होंगे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, कितने निकले मेरे अरमान फिर भी बहुत कम निकले। और कांग्रेस क्या बोल रही होगी कि प्यास तो गजब की लगी थी, पानी भी पड़ा था परंतु उसमें जहर था, पीते तो मर जाते, न पीते तो मर जाते। ये इसलिए इससे विचित्र स्थिति है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले एक अधिकृत पोस्टर जारी किया था, राहुल गांधी सबसे आगे, नीतीश कुमार, बाकी 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री सारे पीछे, प्रथम दावेदारी राहुल गांधी की। उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश जी की पार्टी से आवाज उभरी, ममता जी की पार्टी से आवाज उभरी, किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपना दावेदारी ठोक दिया। अब राहुल गांधी और नीतीश कुमार जी को एक ही स्ट्रोक में किस प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर निपटाने का काम किया गया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को न केवल प्रपोज किया, परंतु मीडिया वालों को फोन कर करके टीएमसी के लोगों ने बताया, और इतने नाराज हो गए लालू जी और नीतीश जी इस पूरे विषय पर कि वो वहां से निकल गए। अच्छा चलिए, ये विषय भी हमारा विषय नहीं है, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि आप सोचिए कि आप आए क्यों हैं। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब से खत्म किया। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा 14 सीटें पंजाब में लड़ेंगे, 13 + 1 चंडीगढ़। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कहती है ये भ्रष्ट लोग हैं। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट को हटाया, वो कहते हैं हम लेफ्ट के साथ जाएंगे नहीं, और अधीर रंजन कहते हैं तृणमूल कांग्रेस जो है वो विद्वेष की कार्रवाई करती है। तो केरला में पिनराई विजयन को भ्रष्टाचारी कहती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि ये कम्युनल पार्टी है, और कहते हैं वायनाड से सीट नहीं लड़नी चाहिए। ये लोग जो एक हुए हैं, देखिए दल से दल मिल जाते हैं, दिल से दिल कितने मिलते हैं, वोट बैंक से वोट बैंक कितना मिलता है, ये हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट पहले भी देखे हैं। मुझे लगता है कि इनको शुभकामनाएं, ये करते रहे। हम देश के लिए सोचते हैं, ये अपने परिवारों का सोचे। हम देश के मिशन के लिए काम करते हैं, ये अपने परिवारों के करप्शन को बचाने के लिए करते हैं। आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती सुजाता जी। जी देखिए, अभी हमने कल ही देखा कि कैसा उचक्कापन, आई एम सॉरी कि मैं ऐसा शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन इसके बेहतर शब्द नहीं है, दरअसल उचक्कापन दिखाया गया जब ये करा गया कि भाई जो कांग्रेस पार्टी अपनी क्राउड फंडिंग कर रही है वो पैसा कैसे आ जाए, जैसे पॉकेट मार करते हैं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी अडवाणी जी को इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा राम मंदिर के इनॉग्रेशन में, तो भैया ये बता दे कि क्यों निपटा दिया इनको। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको भी निपटा दिया आपने। तो जो भाषा इस्तेमाल करी जाती है निमंत्रण पत्र लेके गए ना। कॉनराड सांगमा के खिलाफ चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा कि बड़े भ्रष्टाचारी है, और जब चुनाव जीत गए कॉनराड सांगमा तो फोन करके अमित शाह जी कहते हैं कि अरे भाई हमारे को 2 सीट आई है, हम सरकार में तुम्हारे साथ हैं। फिर जब मिजो नेशनल फ्रंट चुनाव जीत गया, उसके बाद क्या हुआ, जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे उनको कहा कि हमारी सीटें जो है 2 आई हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा ये है, इनको चिंता करनी चाहिए अपनी पार्टी की, हम चिंता कर लेंगे अपने इंडिया अलायंस की। ठीक है शहजाद जी, जल्दी। देखिए, हमें चिंता हमारी पार्टी की भी नहीं है, हमें देश की चिंता है, और हम देश की सेवा करते रहेंगे। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कितना अच्छा लगता है कि जो लोग रोम 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 करते थे और राम मंदिर को लटकाने के लिए वकीलों को भेजा, आज वो राम मंदिर के न्योते की बात कर रहे हैं। मान्यवर, पहले बता दीजिए, उदयनिधि स्टालिन को आज क्या बोला आपने? आज क्या बोला खड़गे जी के सुपुत्र को, जिन्होंने सनातन की तुलना बीमारी से की? क्या बोला समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बोला? क्या बोला आरजेडी के नेताओं को, जिन्होंने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला? आज बता दीजिए, आप तो बड़े हिंदू अपने आप को क्लेम करते हैं, तो बता दीजिए इस विषय पर। और दूसरी बात, देखिए, मैं कम से कम राजकुमार भाटी जी तो शब्दों के भी चयन ठीक से ही करते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम वो बता दे कि 1 हफ्ते पहले जो पार्टी चालू धोखेबाज चिरकुट थी, जो पार्टी आपको धोखा दे रही थी, आज वो ठीक हो गई। और जिस पार्टी के एक मुख्यमंत्री नेता ने यह कहा कि बिहार का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से कमतर होता है, उस विषय पर अखिलेश जी ने आज कोई बात रखी नहीं रखी? ठीक है भाटी साहब। नहीं शहजाद भाई, अपना भी तो कोई एजेंडा बता दें, अपनी भी कोई 10 साल की उपलब्धि बता दें कि सरकार ने ये किया। बार बार आप इकोनॉमी का झंडा उठाते, इकोनॉमी बढ़ गई, उस इकोनॉमी का फायदा किसे हुआ है? जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है उसका फायदा तो 2-3 लोगों को हुआ है, आम आदमी तक तो कोई फायदा पहुंचा नहीं है। इंडिया गठबंधन का यही एजेंडा होगा कि जो देश की आर्थिक नीतियां हैं और जो देश की इकोनॉमी बढ़ाने की बात की जा रही है, उसका फायदा आम आदमी तक, गरीब आदमी तक पहुंचाया जाएगा।
ये कुबेरपतियों की जेब से काला धन निकाल के गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा होगा। और जो आप जिन विवादों को आप उठाते हैं, उन विवादों से तो हम आगे निकल चुके हैं। हम देश हित की बात आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो देश को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने कहा था राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर देंगे क्या? आपके प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे। तो इतना, अभी तो चुनाव होके ही निपटे, अभी तो शपथ ही हुई है, अभी से आपने जुमला कह दिया अपने घोषणा पत्र को। तो ये जो धोखा जनता के साथ है, असल में इस धोखे को उजागर करना है और जनता के लिए कोई ठोस कार्यक्रम देना। ठीक है, इन छोटे मोटे विवादों में हम नहीं बोलना चाहता हूं। फिर से धर्म के बारे में क्या टिप्पणी कर दी वाजपेयी साहब? ये राजकुमार भाटी साहब कह रहे हैं कि हमारे तो जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए, अभी विधानसभा चुनाव के जो भाषण थे उनको भूल जाइए, अब हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आपके गठबंधन को एक्सपोज करेंगे। देखिए, आज जो इनकी मीटिंग हुई है गठबंधन के नाम पे, इसका सबसे बड़ी अचीवमेंट पता क्या है? इन्होंने ये तय किया है कि पूरे देश में 8-10 जगह रैलियां करेंगे संयुक्त। आप आइडिया लगा लो इससे कैसे लड़ोगे मोदी साहब से। मतलब पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में 8-10 रैलियां करेंगे, ये तय किया है इन लोगों ने। कहाँ विश्वास है उनको आपस में ही नहीं है विश्वास कि भाई ये गठबंधन बनेगा। कांग्रेस वर्सेस है वहां, कांग्रेस वर्सेस ममता है, कांग्रेस वर्सेस अखिलेश है, कांग्रेस वर्सेस आरएलडी है, कांग्रेस वर्सेस एनसीपी है, कांग्रेस वर्सेस अरविंद केजरीवाल है। हकीकत है ये। देखो, इसके पीछे एक सॉलिड फाउंडेशन है। कांग्रेस का वोट बैंक वीपी सिंह जब आए थे 88 में, उसके बाद डेंट पड़ गया और ये छत्रप नेता उस वोट को लेके भाग गए 88 से। अब कांग्रेस ने ये प्रण लिया है कि हमको वोट वापस लाना है और छत्रपों की दिक्कत ये है कि अगर हमारा वाला वोट वापस कांग्रेस को चला गया तो हम खाली हाथ हो जाएंगे। तो पहले इनको आपस में लड़ना है और सबसे बड़ी लड़ाई की जो जड़ है वो ये है जिसका समाधान इनके पास नहीं है। इसीलिए ममता जी ने कह दिया कि पहले सीट शेयरिंग करो 30 तारीख तक, नहीं तो सब बेकार है मामला। और इसीलिए लालू और नीतीश छोड़ के चले गए। कहां से एका नजर आ रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। भाटी साहब को कॉन्फिडेंट होगा, ये बात ठीक है कि इनको विश्वास होगा, लेकिन इनका विश्वास जब खत्म हो जाएगा जब 80 सीटें ये मांगेंगे और 1-2 सीटें कांग्रेस को देंगे, तो कांग्रेस का कैसे बात बनेगी? रिवाइवल कैसे होगा? कांग्रेस की अपनी सोच ये है कि कांग्रेस हम रिवाइवल कैसे करें अपना, और रिवाइवल का एक ही तरीका है कि छत्रपा का वोट दोबारा से इनके पास आए। ठीक है, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पूनावाला साहब बोलिए। देखिए, मैं कन्विंस्ड हूँ, मुझे यकीन है मेरे प्रिय मित्र भाटी जी कुछ ऐसी बातें जानबूझकर छोड़ देते हैं। बताइए कि वो कहते कहते क्या कह गए कि ये धन्ना सेठ। अरे धन्ना सेठों का एक सबसे प्रखर उदाहरण 350 करोड़ रुपए वाले धीरज साहू का है। करप्ट 26 आपको कहते हैं लोग। अब लालू जी कन्विक्टेड है 4 बार, पहली बार कन्विक्ट हुए कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस पार्टी स्वयं कहती है कि सिसोदिया और संजय सिंह करप्ट है। केजरीवाल ने तो कितने सारे नाम निकाले थे कि ये सारे भ्रष्टाचारी है। अब छोड़ देते इन बातों को, और इसी प्रकार से जैसे जानबूझकर भाटी जी ऐसी चीज़ों को छोड़ देते, तो टीएमसी और अरविंद केजरीवाल ने भी जानबूझकर खड़गे जी का नाम छोड़ा है। देखिए, कांग्रेस खुद इसको स्वीकार नहीं पा रही है, और कांग्रेस स्वीकारेगी भी कैसे? ये तो एक प्रकार से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है और दबाव भी है। और दरअसल ये अलायंस क्या है? ये अलायंस जो है ये मोदी हटाओ नहीं है, ये कांग्रेस को 400 सीटों से घटाकर 200-150 की सीट वाली पार्टी, जो 150 सीट कंटेस्ट करती है वो वाली पार्टी बनाओ का एक पूरा अभियान है। और आखिरी बात, देखिए भाटी जी अच्छे भले इंसान है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आज जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने या सदैव युवा रहने वाले नेता ने जो अपमान ओबीसी समाज से आने वाले उपराष्ट्रपति का किया है, क्या अखिलेश जी इस पर कुछ बोले या नहीं बोल पाए? ठीक है, सुजाता पॉल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर भाटी साहब के पास चलेंगे। जी, ये बता दें कि भैया इतनी प्रचंड बहुमत वाली इनकी सरकार, नोटबंदी के बाद कहीं किसी के घर में नोट नहीं मिलेंगे। वो पीयूष जैन कौन था जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जिसके घर में 257 करोड़ रुपए निकले थे, वो पैसे कहाँ गए? और वो जो हिमंता बिस्वा शर्मा, वो शारदा स्कैम, वो नारदा स्कैम, वो इनके गोदी में जरूर बैठे हुए हैं, मगर पैसा कहाँ है? और स्कैम का क्या हुआ? और वो जो मुकुल रॉय इनके पास आए फिर वापस गए, तब वो ठीक हो गए थे जब इनके पास थे, और जब चले गए तो फिर उनके पीछे। तो ये जितनी बातें बता रहे हैं उसमें बड़ा विरोधाभास है। येदियुरप्पा को तो खुद बताया था अमित शाह ने सबसे बड़ा करप्ट आदमी, और वहां पे वो जो मादल विरूपक्षप्पा
उसके घर से 8 करोड़ रुपए निकले थे, उनका क्या हुआ? और मोदी जी तो अब हमारी पिच पे आकर बोल रहे हैं ना कि सबसे बड़ी जाति गरीब की होती है। तो गरीब की जाति को गरीब और कैसे बनाना है, अडानी को और अमीर कैसे बनाना है, ये तो फॉर्मूला बहुत ही पक्का है मोदी जी का। लेकिन मोदी जी के सामने दूसरा नाम नहीं आना चाहिए, इसीलिए तो संसद से खाली कर दिया इन्होंने, क्योंकि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, टीवी चैनल्स के कैमरा लगा दो और मोदी जी को बस भाषण दिलवा दो, और इन लोगों को बस जो भाजपा के सांसद उनको चुप करके फिंगर ऑन योर लिप्स करके बैठा दो। तो सही बात यह है कि अगर आप संसद से बाहर निकालेंगे तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, कड़े सवाल देश पूछता है। देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, हमारी पिच पर आ गई भारतीय जनता पार्टी। मान्यवर 1931 तक सेंसस होता था ओबीसी का, नेहरू जी ने उसको रोका, उसके बाद मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी और राजीव जी ने उसको रोका, नहीं इंप्लीमेंट किया, और राजीव जी स्वयं पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते थे कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर ये सारी चीजें बांटने वाली है। आप किसकी पिच पर चले गए और नेहरू जी को, इंदिरा जी को और राजीव जी को किस कूड़े के डिब्बे में उनके विचारों को फेंक दिया है, ये आप उसके बारे में अवलोकन कीजिए। क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे तो मोहन यादव जी भी ओबीसी समाज से आते हैं। आपने तो रेवंत रेड्डी को बनाया, रेवंत रेड्डी ने क्या बोल दिया, ओबीसी का जो डीएनए होता है वो कमतर होता है तेलंगाना के डीएनए से, ये तो उनका स्टेटमेंट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस प्रकार का वक्तव्य, जिस प्रकार का बिहेवियर आज उपराष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया, मैं तो भाटी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको स्वीकारते? पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए पीयूष हमारा कार्यकर्ता जिसके घर से 250 करोड़ मिले, देखिए पूरी डिबेट समाप्त होने से पहले सुजाता जी यदि आप प्रूफ दे सकती हैं कि ये पीयूष नाम का जो भी व्यक्ति था ये हमारा कार्यकर्ता था, आप नेशनल स्पोक्सपर्सन है, आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकती, आप अगर दे देती है तो मैं मान लेता हूं आपकी बात। जहां तक सवाल है विरूपक्षप्पा के बेटे के पास पैसे मिले तो उसको हमारी लोकायुक्त ने अरेस्ट किया और उसको पार्टी का टिकट काटा। आप बताइए धीरज साहू का टिकट कब काटोगे? आप तो कह रहे वो उसका पैसा है वो जाने, अरे 2 लोकसभा हारने के बाद 3 बार राज्यसभा पहुंचा दिया आपने धीरज साहू को। ये पैसा क्यों मांगते हो डोनेशन से? आपके पास तो पड़ा है, और एक सांसद के पास 300 करोड़ है, 350 करोड़ है, तो 52 के पास क्या होगा? अब ये करप्शन पे डिबेट चली जाएगी, बहुत लंबे विषय हैं करप्शन के, लेकिन सब एक दूसरे पे बताएंगे, कोई एनसीपी की बात निकालेगा। लेकिन मैं जरा गठबंधन पे वापस लौट के आना चाहता हूं क्योंकि आज का मूल विषय ये है। ये भाटी साहब आप उत्तर दीजिएगा शहजाद पूनावाला का, लेकिन ये प्रश्न जब पूछा जाता है कि आपकी 4 बैठक जो है वो अभी हो गई हैं और सभी बड़े लीडर जो हैं 26-28 दलों के आपके वो इसमें शामिल हुए, इसके बावजूद एक संयोजक, कन्वीनर कहिए, कोऑर्डिनेटर कहिए, उसका नाम तय करने के प्रस्ताव पे चर्चा ही नहीं हो पा रही है। तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप भले ही आप पीएम कैंडिडेट मत दीजिए, लेकिन एक सेंटर पॉइंट तो बनाइए कि जिसकी बात सारे लोग सुनेंगे? नहीं, एक तो आपने शहजाद भाई और वाजपेयी जी दोनों की अगर गंभीरता से सुना हो तो उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि इंडिया गठबंधन के दलों में आपस में लड़ाई होगी, ये कन्वीनर पर तय नहीं कर पाएंगे, ये सीट शेयरिंग पे इनकी झगड़ा होगा, इनकी एकता भंग, केवल इस उम्मीद पर टिका हुआ अब एनडीए केवल एक उम्मीद बची है, आशा की किरण कि इंडिया गठबंधन में लड़ाई होगी, और अगर नहीं होगी तो इनके हौसले वैसे ही पस्त हो जाएंगे अगर हम सहमति से सब कुछ तय करते चले जाएंगे। और वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, इस महीने में, अगले महीने में सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको संयोजक भी मिल जाएगा, आपको साझा घोषणा पत्र भी मिल जाएगा, आपको सीटों का बंटवारा भी सहमति से होता हुआ मिल जाएगा। प्रधानमंत्री के नाम पे हम पहले से ये तय करके बैठे हैं कि हम प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी तीन बैठकें जो है निपट चुकी थी आपकी, और तब भी उम्मीद ये थी कि सब में कम से कम अगर टिकट पे बात ना भी बने, कम से कम बातचीत में तो बात बन जाए कि एक दूसरे को तो कम से कम नहीं कोसना है सार्वजनिक मंचों से। हम तब भी आपकी 3 बैठकें हो चुकी थी और तब भी आप लोगों की तरफ से ये आश्वासन था कि नहीं देखिए अब सारी बातें बन गई हैं, इसके आगे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। खुले दिल से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि थोड़े मतभेद हुए बीच में, कुछ टीका टिप्पणियां भी हुई, कुछ बयानबाजी हुई, लेकिन यह भी बिल्कुल सही बात है राम जी कि लोकतंत्र इसी तरह चलता है जी। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि आंदोलन या लोकतंत्र 2 कदम आगे 1 कदम पीछे ये गति होती है उसकी, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। मतभेद होना, वैचारिक मतभेद होना लोकतंत्र की निशानी है। तो ये विवाद सुलझा लिए जाएंगे, हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं। और हम जब चुनाव में उतरेंगे तो बिल्कुल एक मत होकर उतरेंगे, एक एजेंडा पे उतरेंगे। वैसे भी समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ठोक बजा के चलने वाली पार्टी है, थोड़ा बहुत खटका भी चलता रहे तो चलता है, बाद में हम मना लेते हैं अपने लोगों को। लेकिन मैंने जो वाजपेयी साहब सवाल पूछा वो इसलिए
कि आप अपनी पार्टी के कई बार टिकट बांटते हैं और आप अपने लोगों को नहीं मना पाते हैं। ये कितना कठिन होगा कि एक स्टेट जहां पे 3-3, 4-4 पार्टियां विपक्ष की सक्रिय रूप से लड़ रही हैं, वहां पे आपको उनके सारे कैंडिडेट्स और केवल एक कैंडिडेट चुनना है। हर पार्टी में औसत 2 से 3 उम्मीदवार होते हैं। देखिए ऐसा राममोहन जी कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये इनकी एनडीए की जो बीजेपी की उम्मीद है ये है कि इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये इनकी गलत धारणा है। इकट्ठे हों या ना हो, बीजेपी ने पहले ही एजेंडा बना लिया अपना। बीजेपी जैसे इन्होंने 1.5 साल पहले सुगबुगाहट शुरू की, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने अपने वर्कर को, कार्यकर्ता को, पन्ना प्रमुख को, बूथ कमेटी वालों को, सबको कह दिया टारगेट है 60% वोट लाना है, हर सीट पे 60% वोट। तो इकट्ठे होके क्या कर लेंगे, और टारगेट उन्होंने पूरा भी कर लिया। अभी जो 3 स्टेट इनको मिले हैं उसमें टारगेट इन्होंने पूरा किया है। कहीं 51% है, कहीं 58% है, कहीं 62% है। तो ये इकट्ठे हो ना हो उससे क्या लेना देना है। और काम जितने किए हैं ना, काम इतने काम है गरीब गुरबा के, आदिवासियों के लिए, SC ST के लिए, हर वर्ग के लिए काम है। और अभी जो मुख्यमंत्री बनाए हैं, डिप्टी CM बनाए, उसमें सबका समावेश किया है। ठीक, जनता महसूस सुजाता करती है। पाल जनता खाली वादों पे नहीं जा रही, गारंटियां तो इन्होंने भी दी थी। क्या हुआ इनकी गारंटी? इकट्ठा होकर क्या कर लेंगे? मोदी की गारंटी चली है जी। ये कह रहे हैं इकट्ठा होकर क्या कर लेंगे। इस तरह के बयान इन्हें नहीं देने चाहिए। बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता जब इकट्ठी हो जाती है ना तो वो किसी को उठा देती है और किसी को पटक देती है। इसलिए जनता का सम्मान करना चाहिए। मैं उत्तराखंड से आती हूँ और उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड एक्ट लाया गया था, जिसमें सज्जन जिंदल, जिनके ऊपर अभी बलात्कार के आरोप लगे हैं, उनको उसका सदस्य बनाया गया था। मगर आपको बता दूं, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा वाजपेयी जी, कि उनको जिस बोर्ड में बनाया गया था ना, वो एक्ट ही वापस लेना पड़ा था सरकार को। यहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार थी और सरकार के साथ दोबारा से आई जनता, लेकिन जो एक्ट उनके मंदिरों के अधिग्रहण के लिए करा गया उसमें पीछे हटना पड़ा था। इसलिए जब जनता अपनी पे आती है ना, तो जनता क्या कर जाती है आप सोच नहीं सकते। और अगर जनता बेरोजगार है और हमारे 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, अब उत्तर प्रदेश राजकुमार भाटी साहब अभी यही समझा रहे थे कि आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जनता की सहमति नहीं होती तो 1 कदम पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। खैर, अभी चर्चा का समय हमारे पास इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।